बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा थे के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आलमी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वजह से उसका जो इम्पेक्ट आ रहा है ख़ासकर पाकिस्तान पे, और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनके रद्दोबदल का जो इख्तियार ओगरा को रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें जो है वो बदलने का इख्तियार दिया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे मैशत पर इसका क्या असरात पड़ते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद है डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मिस्टर शाहिद मसूद साहब मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मिस्टर साहब, आपका शुक्रिया। अखुंदा चिटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ है। चिटान साहब, आपका शुक्रिया। मैं सैफुर रहमान साहब तीन तरीक़ेकार हमारा साथ दे रहे हैं। मैं साहब, आपका शुक्रिया। भट्टी साहब, मैं सर आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि पेट्रोल की कीमतों की जो रोज़ाना की बुनियाद पर अब तब्दीली हुआ करेगी, तो इससे तो बड़ी आप कह लें कि एक आवाम के अंदर भी आप कह लें कि बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल बन गई है। ठीक है, आलमी मंडी में भी कीमतें बढ़ रही हैं, सारा कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी वज़रा की जानिब से, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि कीमतें बढ़ती हैं तो वो उसका इम्पेक्ट फ़ौरन आ जाता है, कम होती हैं तो उसका इम्पेक्ट जो है वो महीने बाद आता है। क्या वजूहात है? नहीं, देखें, अब हुकूमत ने इसमें ये काम किया है कि देखें, लोगों के ज़हन में ये है कि हुकूमत जो है कोई, जब ये इंटरनेशनल मार्केट्स कम होती हैं तो वो रिलीफ जो है वो आवाम को नहीं मिलता। और फिर आपको पता है कि अपोजिशन भी यही क्रिटिसाइज करती है। अब ये है कि इसको डायरेक्ट लिंक कर दिया गया है कि उसकी पूरे एक हफ्ते की जो एवरेज है उसके हिसाब से आपको उसके उसके जो प्राइसेस हैं डेली डेली की बुनियाद पे, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कम होगा तो उसकी कीमत भी कम होगी। ये तो एक अच्छी बात है। इसके हुकूमत ने अपनी अपने जो है अपने ज़िम्मे से बात नहीं ली ताकि लोगों को ये इत्मीनान हो सके कि ये जो है जैसे जैसे वो उसकी प्राइस में वेरिएशन आती है वो आवाम तक मुंतकिल होती रहेगी। ये इसमें मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। ये एक अच्छा मैकेनिज्म है जो इस पे ये इतराज तो खत्म हुआ ना कि हुकूमत को बदनाम करने वाला इतराज तो खत्म हो गया ना ये। बेस्टर साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये बेहतरी हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत शुक्रिया उसामा साहब और भट्टी साहब की मासूमियत पे तो मैं कुर्बान जाऊं, किस भोले अंदाज में उन्होंने ये सारी बात कर दी। लेकिन जो ओगरा का 15 दिन का जो प्रोग्राम था, या जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों का तयन होता था, वो हुकूमत का ही बनाया हुआ था। और उससे जब डेविएट किया तो वो भी हुकूमत ने किया। किसी किस्म की कैबिनेट के अंदर कुछ समरी नहीं मूव की गई। और जुमे की जुमे जो है एक पेट्रोल बम जो है वो गिराया जाता रहा अवाम के ऊपर। और उसका कोई मैकेनिज्म नहीं था। और फिर मैं भट्टी साहब से सवाल करता हूं कि ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर या नीचे आती हैं। आप उसको एक साइड पे छोड़ दें। भट्टी साहब ये बताएं कि जो पेट्रोलियम लेवी आप 110 रुपए 120 रुपए ले रहे हैं, ये तो किसी इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस के साथ इसका तो ताल्लुक नहीं है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका किसी जगह पे ना बजट के अंदर आप जिक्र करते हैं, ना ये इनकम किधर जा रही है उसका जिक्र ही नहीं है। लास्ट टाइम तो आपने ये जस्टिफिकेशन दी थी कि जी 1200 अरब का हमारा आईएमएफ का शॉर्टफॉल था, और उस वजह से जो है हमने ये किया। आपने 1200 अरब के शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए 4800 अरब आपने पेट्रोलियम लेवी की मद में कमा लिए। तो मुझे बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये हुकूमत तो होती है अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बहबूद के लिए। ये हुकूमत लूटने के लिए लगी हुई है। अपने खजाने बढ़ी जा रही है और उन खजानों से फिर क्या कर रहे हैं? कोई जाकर जो है वो 11 करोड़ रुपए का जहाज ले लेता है, कोई जाकर 10 करोड़ रुपए की चेयरमैन सेनेट साहब गाड़ी ले लेते हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली साहब गाड़ियां ले लेते हैं। इनके शहाना खर्च खत्म नहीं हो रहे और अवाम से कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स को जो है अडॉप्ट कर ले। देखिए, मुल्क की बचत का पहिया पहले नहीं चल रहा। 10 बजे 9 बजे आप कहते हैं जी बाजार बंद कर दें, मतलब कैसे चलेगा? आपकी एनर्जी सेक्टर के अंदर प्राइसेस इतनी ज्यादा है जिनको जो है कोई लगाम डालने वाला नहीं है। और जो आपकी आईपीपीज का है उनके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। ये खुद बेनिफिशियरी है, मियां साहिबान के अपने जो है आईपीपीज के प्लांट हैं और कैपेसिटी पेमेंट्स किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। और उसके बाद जो है सारी बोझ जो है वो
पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में डाल देते हैं। और भट्टी साहब बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि जब जो है ना इनको नबुर्दे इनको इल्जामवार नहीं ठहराया जाएगा। क्यों नहीं ठहराया जाएगा? आप आज खत्म कर दें ना, पेट्रोलियम लेवी को खत्म कर दें। ये 120 रुपए का जो आप पहाड़ गिराते हैं अवाम के ऊपर, जो एक जबर करते हैं, इसको खत्म करें। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगी, जिस तरह का इंपोर्ट होगा, वो इंपोर्ट बिल आप अवाम के सामने रख दें। अवाम उसको बर्डन को ले भी लेगी, शेयर भी कर लेगी, और बिल्कुल गवर्नमेंट को जो है किसी किस्म का कोई इल्जामवार भी नहीं ठहराएंगे। लेकिन ये गलत है कि आप कहें जी कि हुकूमत को इसका नहीं लेना देना। 110 रुपए हुकूमत खा रही है इसके अंदर सर। बिल्कुल सही है। चिटान साहब, सर ये जो अब रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें चेंज होंगी, भट्टी साहब इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये अब जो हुकूमत पे इल्ज़ाम लगते थे ख़त्म हो जाएंगे, आप भी समझते हैं कि ये शिफाफ हुआ है मामला या आवाम पे बहुत ज़्यादा गिरने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब टफ टाइम आ जाता है तो रियासत का फ़र्ज़ बनता है, रियासत का हक बनता है कि इन लोगों का ख्याल रखे जो सुबह अगर कुछ कमाते हैं तो रात को खाते हैं, अगर सुबह नहीं कमाते हैं तो इनके बच्चे जो है वो भूखे सोते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी कोई टफ टाइम आ जाता है तो हमारी हुकूमतें, चाहे वो PTI का हुकूमत था, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हुकूमत है, वो अशरफिया को नवाजते हैं, सारा बोझ जो है वो गरीब अवाम पे डालते हैं। अब ये हुकूमत चलाना तो नहीं हुआ कि जो भी मईशत का बोझ आएगा आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए और गरीबों पर इसका बोझ डाले। हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने अखराजात कम करे, चाहे वो सदर के हैं, वज़ीर आज़म के हैं, गवर्नरों के हैं, वज़रा के हैं। इसके बाद जितने भी महकमे हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, इनके गैर ज़रूरी अखराजात को कम करे। और दूसरा काम ये करे कि टैक्स का दायरा वसी करे। या तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लगा के आवाम पे बोझ डालते हैं, या डायरेक्ट टैक्स जो पहले से लोग देते हैं, जो तनख्वाहदार तबका है या कुछ सनतकार है, इन लोगों पे टैक्स बढ़ाते हैं। हमें चाहिए कि हम टैक्स का दायरा वसी करें। इस मुल्क में मेरे एक सियासी वर्कर के हैसियत से मैं जो समझता हूँ कि 25-26 करोड़ लोगों में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं। बड़े बड़े शादी हालों वाले हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, मेगा मार्ट्स वाले हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं, वकला है, डॉक्टर्स है। हम देखते हैं ना ये लोगों के आयाशिया जो शादियों में हेलीकॉप्टरों से पैसे उड़ाते हैं और फेंकते हैं, लेकिन वो लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो, हम भी मानते हैं कि यूक्रेन रशिया के वार के बाद, फिर अमेरिका ईरान के वार के बाद महंगाई का एक तूफान आ चुका है, पूरी दुनिया में आ चुका है। लेकिन अगर आप जो करोड़पति है, रबपति है, अगर इन लोगों पे आप बोझ डाल देंगे तो इनके बच्चे भूख से नहीं मरेंगे, इनके मरीज दवाइयों की वजह से नहीं मरेंगे। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सों में और पेट्रोल लीवीज में और इन चीज़ों में इजाफा करेंगे तो इसका ऐसी भी बेरोज़गारी आ चुकी है। ज़्यादातर लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो बंद कर दिया। जहाँ पे एक रीति ट्रक आता था 3 लाख का, अब वो 6 लाख और 7 लाख के आ जाते हैं। तो लोगों ने बंद कर दिया है अपने काम को। तो मजदूर जो तबका है वो ऐसे भी बेरोज़गार हो गया है। तो बहुत सारे मसाइल है गरीब अवाम का। इस टाइम पे हुकूमत का फ़र्ज़ ये बनता है कि गरीब अवाम को रिलीफ दे दे। ये जो इन्होंने बाहर से गाड़ी मंगवाने की रिलीफ दी है वो ख़त्म करे। जो बिज़नेस क्लास में सफ़र करने वालों को मराद दी है वो ख़त्म करे। जो 50 करोड़ सालाना कमाते हैं उनको जो मराद दी है वो ख़त्म करे। और ये सारे पैसे डाइवर्ट करें इन लोगों को जो बेचारे सुबह कुछ अगर मजदूर काम काज लग जाता है तो शाम को दोपहर को उनके बच्चे खा लेते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इनके बच्चे भूखे सोते हैं। तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ है जो हुकूमत अदा नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है। मियाँ साहब आपकी राय क्या है सर? नहीं, देखिए मुल्क को हमारे ओलिगार्की चला रही है। देखिए ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि मराद याफ्ता जो एक सिस्टम चल रहा है ना, तो मराद जो है एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है ना जी। आम कॉमन आदमी जो है उसकी ज़िंदगी, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तंग हो रही है। अच्छा, चीन का या मॉडल निकालें और ज़्यादातर ममालिक में तजर्बा जो कामयाब होता है गवर्नेंस का या इकोनॉमिक मॉडल वो होता है कि लेसर गवर्नमेंट का,
ایک تو گورنمنٹ کا سائز کم ہو, ایک لیسر گورنمنٹ انٹرونشن ہو. عام طور پہ تو یہ ہے, لیکن ہمارا چونکہ ایک اپنا پیکولر سرکمسٹانسز ہے اکنامک اور سوشل, یہاں پہ گورنمنٹ اگر کسی بہانے کہ جی اوگرا انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے اور ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ بات تو بیرسٹر صاحب نے صاف ہی کہہ دی, اور میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا لینا دینا تو ہے, کیونکہ لیوی تو آپ کے پاس ہی آنی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ انٹرونشن چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں کامن مین کے, یہ بات بالکل صحیح کہی چٹان صاحب نے, کہ جو صبح روزگار تھوڑا بہت کماتا ہے شام کو وہ گھر لے جا بھی سکتا ہے کہ نہیں, کیا اس کے بچے بھوکے سوتے ہیں. تو یہاں پہ وی نیڈ گورنمنٹ انٹرونشن. ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ اپنے سر پہ یہ بوجھ نہ اتارے, بھلے وہ اتار رہی ہے یا نہیں اتار رہی, لیکن کم سے کم یہ دعویٰ نہ کرے کہ جی ہم نے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے, ایک میکانزم آٹو پہ لگا دی گئی ہے. تو میکانزم آٹو پہ نہیں چلے گی. آپ نے اپنے معروضی حالات دیکھنے ہیں, ملک کے اندر کن کن مصائب سے لوگ دو چار ہیں, اس کو اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے اپنا ماڈل بنانا ہے. ہم نے ٹھیک ہے دنیا میں کچھ ماڈل ہم کاپی کرتے ہیں, بہت سے ممالک ایک دوسرے کے ماڈلز کاپی کرتے ہیں. وائی ناٹ این انڈیجنس پاکستانی ماڈل, کہ جس میں غربت کی سطح سے جو نیچے لوگ ہیں 40% سے زائد ہیں, پر کیپٹا انکم کہاں پہ آ گئی آپ کی. اور حکومت کے پاس دیکھیں, حکومت جو مرضی کہے, جو جتنے مرضی دعوے کرے, جتنی مرضی دفاع کرے اپنا, اس کے پاس سپیس ہوتی ہے. جیسے یہ مراد والی بات ہے, حکومت کے پاس سپیس ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی. جیسے پرائز کنٹرول کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے, اس طرح مراد کا بھی ہے. مراد کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں بے شمار, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اولیگارکی ملک کو چلا رہی ہے. اس کو اشرافیہ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ مالدار یا کچھ متمول طبقے اور ایک با اقتدار طبقے, با اختیار طبقے آپس میں مل کے دے ہیو گینگڈ اپ اگینسٹ دا کامن مین. تو سارے جو گینگنگ اپ ہوئی ہے نا عام آدمی کے سامنے, اصل میں اس گینگ کو آپ نے توڑنا ہے. وہ ٹھیک ہے وہ خود اپنے گینگ کو تو نہیں وہ توڑیں گے, لیکن ہم اس کی کم سے کم بات تو کر سکتے ہیں نا. اس بات سے بھی آغاز ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں وہ اویئرنیس آئے اور ان لوگوں کو ریئلائزیشن ہو کہ جی ہماری یہ ڈیوٹیز ہیں, ہمارے یہ فرائض منصبی ہیں. اگر کل کو 400-500 روپے لیٹر پٹرول ہو جاتا ہے تو موٹر بائک کیا, تو لوگ میں ہر پیدل چل کے وہ تو بیچارے ویسے ہی ہلکان ہو جائیں گے. ایک شخص نے صبح اپنے دفتر آنا 20 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے, وہ کیسے جائے گا؟ وہ تو وہاں سے بے روزگار ہو جائے گا. اب وہ 8-8 10-10 دن 50-50 دن چھٹیاں کرے گا. تو کچھ سپیس تو حکومت نے نکالنی ہے. دعوے حکومت کرتی ہے, لیکن ماڈل ایسا بنائے کہ جس میں لوگوں کو ریلیف ملے, پارٹیسپیشن ہو ان کی. آپ کے اکنامک جو شیئرز ہیں گورنمنٹ کے نیشنل ویلتھ کے, اس میں ان کو شیئر ملے. اور جو ٹیکس والی بات مجھے چٹان صاحب کی اچھی لگی. میرے پاس وہ فگرز نہیں ہے کہ 10 کروڑ ہیں, چلیں اگر میں کہتا ہوں 2-3 کروڑ لوگ بھی اگر ایڈ ہو جاتے ہیں, اگر ٹیکس سسٹم کو آپ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں, اور وہ جو لوگ نہیں دے رہے, میں خود ویسے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو بلینرز تھے اور وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے. تو اگر اس طرح کے لوگ واقعی کروڑ یا 2 کروڑ ہیں, تو پھر آپ تو کئی ٹریلینز جو ہیں ان میں سے نکال کے ان لوگوں کو جن کے گھر چولہے نہیں جلتے ان کو دے سکتے ہیں. حکومت کا اور کام کیا ہے؟ یہ تو حکومت کے پاس لیورز تو نہیں کے پاس ہے نا, بالکل میرے اور آپ کے پاس تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا بھٹی صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے تمام مہمانوں کی, تو وہ جو آپ کو لگ رہا تھا کہ حکومت بری ذمہ ہو جائے گی, وہ تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. دوسری سر اس پہ ضرور رسپانس کیجیے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا اگلا سوال بھی لیتے چلیے کہ جب بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. کم ہونے کی صورت میں سر اس کے اوپر کسی قسم کی کمی ہمیں اس طرح سے واضح طور پہ نظر نہیں آتی. اس کے اوپر اسٹریٹجی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں, اب آپ ایک حکومت کی بات کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارے دونوں بھائی جو ہیں یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے پی کے میں حکومت نہیں کر رہی, اور کیا وہ اپنی مہنگائی کنٹرول کر کے بیٹھی ہے؟ وہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے, انہیں پوچھیں کہ کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں پیٹرول پہ جو لیوی تھی وہ نہیں لگائی گئی؟ وہ ساری لیوی معاف ہو گئی تھی کیا؟ انہوں نے اس میں جو پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں انہوں نے لیوی جو ہے وہ پیٹرولیم پہ جو لیوی تھی 150 روپے کا تھا. دیکھیں وہ میری اب بات سن لیں نا, اس وقت عالمی مارکیٹ میں بھی اتنا ہی تھا نا, وہ اس کو بات کو چھوڑے, 120 ڈالر تھا.
ब्रिस्टर साहब, आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि लेवी उस वक्त माफ थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं, लेवी तो थी तब भी थी। ये मुझे बताओ। तो फिर मेरी बात सुन लेना, 1 मिनट बात सुन लें। आप कहते हैं कि लेवी लगनी नहीं चाहिए, मुझे ये बताएं कोई हुकूमत बगैर टैक्स के चल सकती है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो? और कोई मुझे ये बताएं, ये इतनी जंगें जो आपने लड़ी, जो आपका दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, इंडिया पे आपसे कितना बड़ा मुल्क था, कितना गुना बड़ा मुल्क था, उसके पास कितने वसाइल थे, अल्लाह ताला ने, वो क्या आपने वो कोई गुलेलों से या कोई आपने पिस्टल से जाके, वो आपके तो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे वो असेंबली में ये तकरीर कर रहे थे कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे भी नहीं है हुकूमत के पास। अच्छा भट्टी साहब, अगर हमने मुआवजना पीटीआई से ही करना है तो मेरी मुआवजे की बात, मेरी छोटी सी गुजारिश, बात सुने ना, छोटी सी गुजारिश। मैं अब देखें, मैं अपने भाइयों के सवालों को पहले जवाब तो दे लूं ना। यहाँ बैठ के आराम से जनाब बात करनी कि नहीं जी जनाब ये भी नहीं टैक्स लगना चाहिए, यहाँ लेवी भी नहीं लगनी चाहिए, या अलवी मार्केट में जब देखें ना, यहाँ ये थोड़ी बात है। पूरी दुनिया में जब ये तेल महंगा हुआ है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी यकीनन महंगा होना है, पीछे से महंगा होता है। आप एक चीज को महंगे खरीदते हैं तो महंगा ही होना है। इस पे लेवी की बात कर रहे हैं तो लेवी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी लगी, या मुझे बताएं चटान साहब। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में देखें 62% इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में 62% इजाफा हुआ है जो दुनिया में किसी और मुल्क में। देखें मेरी बात सुने, ये अब आप देखें, आप इस वक्त जंग की हालत में है मेरे भाई, मेरी बात सुने, आप अपने हालात तो देखें। आप शुक्र का कलमा नहीं पढ़ रहे सर जी, वो जंग पूरी दुनिया में है ना, सिर्फ पाकिस्तान का तो सर पाकिस्तान पूरी दुनिया में इतनी पत्थर भी बांध के सर इतनी। भुट्टो साहब ने तो कहा कि हम घास खा लेंगे, मेरी बात सुन लेना सर जी, वो घास कब खाएंगे भट्टी साहब, वो घास कब खाएंगे, वो घास सुन लीजिए, एक फिक्रा सुन लीजिए सर। हुक्मरान घास खाना शुरू कर दें, हम भी घास खाना शुरू कर देंगे। हुक्मरान जो है वो मुर्ग मुसल्लम खाएंगे, हुक्मरान जो है वो सर प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए मेरी बात सुने, सारे मरायात याफ्ता है और अपने अपने सूबों में फुल अयाशी प्रोग्राम में, या तो इन्होंने वहाँ पे तनख्वाहें नहीं ले रहे, वो अपने कोई मराहत नहीं ले रहे, अयाशियाँ नहीं कर रहे, जहाज़ों पे नहीं चढ़ रहे, ये कौन कौन सा काम नहीं कर रहे। यहाँ पे मेरी आप बात से, जब बजट पास हुआ है तो चट्टान साहब की हुकूमत ने, चट्टान साहब की पार्टी ने उसमें कोई नहीं वोट दिया। मुझे ये बताएं, वो बजट ऐसे हम अकेला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पास किया है? ये बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आके जो हुकूमत में जय भी कर रहा है वो कहता है जी हुकूमत पे तनकीद करें, और जो हुकूमत में फुल के साथ, जिसने KPK में आप जाए पंजाब से KPK में, तो ऐसे लगता है कि जैसे आप खंडरों में आ गए हैं, ना कोई सड़क है, नामनो आमा है, दहशतगर्दी का राज है। वो लोग बेचारे इनको वोट दे के जलीलो खार हो रहे हैं, वहाँ पे ना कोई कारोबार है, ना इलाज मुआवजा है। वो अपने इलाज मुआवजे के लिए इस्लामाबाद, राइट सर। डॉक्टर साहब मुझे आगे बढ़ना है, मेरे भाई, बड़ा आसान है कि यहाँ कुर्सी पे बैठ के AC के अंदर ये कहना जी हुकूमत सही नहीं चल रही, जी हुकूमत टैक्स लगा रही है, जी हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। खुदा का खौफ खाए। देखे आपने ये सब ने, या तो आप ऐसे नेक नीति, मुझे आप बताएं सर, शाम 7 बजे टॉक शो शुरू होते हैं, रात 11 बजे तक 4 बंदे बैठ जाते हैं, बैठ के जनाब हुकूमत को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। कोई मुझे पॉजिटिव सजेशन भी दे दें, मुझे ये कहे कि ये ऐसा कर लें, ये ब्रिस्टर साहब बड़े मंजे हुए वकील हैं, ये बना के भेज दें कि पाकिस्तान ऐसे चलना है, ऐसे आप बजट करें जी। आपके जो सिस्टम है वो पहले वो KPK में कर लें, हैं जी, वो सिंध में कर लें, हम भी पंजाब में भी कर लें। अच्छा भट्टी साहब, मैं आगे बढ़ने से पहले करेंगे आगे बढ़ने, मैं कहता हूँ बजाय तनकीद करने के कोई पॉजिटिव बात किया करें, पॉजिटिव सजेशन दें, ताकि देखें मुल्क को लेके आगे चलना होता है। ये तो बड़ा सौखा सा काम होता है कहना जी ये नहीं है जी रिलीफ दे जी। अब मुझे ये बताएं कि जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत आखिरी दिन थे, तो हर बंदा झोलियां उठा उठा के बददुआ दे रहा था कि कितनी महंगाई थी, कितने बुरे हालात थे, और इनकी लगाई हुई आग ही एक चलती हुई हुकूमत को इन्होंने अभी तक 3 महीने हुए नहीं थे, तो ये किसी के इशारे पे वहां आके बैठ गए और हुकूमत को बदलने की कोशिश की। आज से जो ये इन्होंने आग लगाई थी वो आज तक आग नहीं बुझी।
जो इन्होंने अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में गए वो आज तक हम भुगत रहे हैं, पूरी दुनिया भुगत रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही थी, रिलीफ था, लोग एक जिंदगी अच्छी गुजार रहे थे। उस वक्त के प्राइसेस को भी तो देखें ना। अच्छा बिल्कुल ठीक अगर है ये सर। कहते हैं जी उस वक्त सर ये मुझे prices थी, इस सर वक्त मुझे ये बाकी prices मेहमानों थी। को मुझे तो बाकी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब मुझे गई है सर बाकी तो मेहमानों को वक्त देना है, उन प्राइसेस को देखें। मुझे सर बाकी मेहमानों को वक्त देना है। एक तो गुजारिश आपसे ये है कि जी, सर कि मुझे और जी। मियाँ साहब को तो मुबर्रा कर दें आप इस चीज़ से। उसकी वजह ये है कि हम तो सहाफ़त कर रहे हैं। मैं आपको तो नहीं कह रहा भाई, और मैं तो उसमें जो 4 बंदे बैठे गिनवाए हैं, ना उनको कह रहा आपने, 4 में तो हम भी तो 2 आते हैं ना, तो 2 बैठे हुए हैं। हम तो सारों से पूछ रहे हैं सर। 4 का हार हैं। तो हम तो सर यकीन कीजिए, मैं तो हल्फन कह सकता हूँ ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा रहा हूँ और ना हूँ, और मुझे लगता है रहूंगा भी नहीं कभी। बैरिस्टर साहब, सर ओवर टू यू सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपनी हुकूमत और फिर केपीके की हुकूमत, जो सवाल उठाए हैं भट्टी साहब ने। सर भट्टी साहब बड़े भट्टी साहब गुस्सा कर गए हैं, नेक्स्ट राउंड में गुस्सा कर गए भट्टी साहब। मुझे बड़ा रिगार्ड भी है सर, लेकिन इंतहाई नाकामी के साथ जस्टिफाई कर रहे हैं आज के सारे जो स्टेप उठाए। फिर देखिए, मैं ये नहीं कहता पेट्रोलियम लेवी गवर्नमेंट ने टैक्सेस पे चलना है, भट्टी साहब ठीक कहते हैं, लेकिन टैक्सेस का भी तो कोई पैमाना होना चाहिए ना। अब 120 रुपए एक आम आदमी का मोटरसाइकिल एक आम आदमी चलाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक आम आदमी लेकर जाता है, किसान आपका डीजल के ऊपर है, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट डीजल के ऊपर है, तो आप 120 रुपए या 110 रुपए लेवी रखेंगे। आप लें 10 रुपए ले लें, 20 रुपए ले लें, 30 रुपए ले लें। और भट्टी साहब मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कि किस तरह इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। आप अपने शहाना खर्चों को कम कर दें। आप आईपीपीज के जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, आपकी गवर्नमेंट्स के अंदर हुए हैं, आप लोगों ने उस वक्त ये इस कौम में पाकिस्तान के ऊपर बम गिराए थे, उनको रिविजिट करें। मियां सलमान शहबाज शरीफ साहब का आईपीपी है, उससे जान छुड़ाएं उन सारी चीजों से जो एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, और हम उनको अरबों रुपया देते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। फिर गवर्नमेंट जो है, मैं फिर ये अर्ज करता हूं कि देखिए, जिस तरह आप डेली आप कहते हैं जी, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम जिस तरह के मुल्क के अंदर रहते हैं, आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, सुबह गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है वो गाइडलाइन नहीं आती, लेकिन ट्रांसपोर्टर अपनी प्राइसेस बढ़ा देता है। आज अगर प्राइस 2 रुपए बढ़ी, कल 4 रुपए बढ़ी, परसों 6 रुपए बढ़ी, और 4 दिन बाद जो है वो 5 रुपए कम हो गई, तो क्या ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के पास इस तरह का मैकेनिज्म है कि ये जो है उन ट्रांसपोर्ट के किराए को कम लेकर आ जाएंगे? तो इसका इम्पैक्ट भी तो आप देखें ना, जिस तरह की बेस्टर साहब, इंटर प्रोविंस तो आपसे भी सवाल किया है भट्टी साहब ने कि आप बताएं कि केपीके में आप क्या करते हैं प्राइस कंट्रोल के लिए। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, एक तो जो पेट्रोलियम का सब्जेक्ट है ये फेडरल है। नहीं, मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि पेट्रोलियम मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप, मैं ये नहीं कह रहा बेस्टर साहब कि आप 200 रुपये पेट्रोल दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका जो इम्पैक्ट आता है, जो महंगाई का है, तो वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज तो सुबाई आपका है ना जी मामला, उस पर क्या करते हैं? अब हम ही महंगाई। गुजारिश ये है कि केपीके की गवर्नमेंट हमें आपने 2-3 चीजें, अब मुझे थोड़ा टाइम देना है, मैं इसको बड़ा जो है वो थॉरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, केपीके के अंदर हमारा 3rd टेन्योर है, 2013 से लेकर आज तक हमारी हुकूमत है, अवाम हमें वोट दे रही है, और ये इस चीज की इंडिकेशन है कि अवाम हमारी कारकर्दगी से मुतमईन है, कोई और हो ना हो। दूसरी बात, केपीके के अंदर जब आप बात करते हैं, तो जब हमारी हुकूमत 13 के अंदर आई थी, सिर्फ 13 यूनिवर्सिटीज थी। आज हम 52 यूनिवर्सिटीज के ऊपर केपीके के अंदर खड़े हैं। आज केपीके के अंदर जो हमारा किसी जमाने के अंदर 60 अरब रुपए का हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से बजट था, आज हम उसको 962 अरब रुपए के ऊपर लेकर गए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी आर फेसिंग टेररिज्म वेव जो है हमारा ही सूबा है। इसके साथ हम वफाक से बार बार गुजारिश करते हैं कि जो एनएफसी के अंदर हमारा शेयर है, उसकी हमें जो प्रोपोर्शन नहीं मिल रही वो आप हमें दें। हम ये बार बार बात कर रहे हैं, वफाक से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी किस्म का हमारे साथ एटीट्यूड वफाक का है, हमें पेमेंट्स रिलीज नहीं की जा रही हैं। हम बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी केपीके के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, मैं बिल्कुल भट्टी साहब से कहूंगा, आए हमारे गलियात को विजिट करके देखें, आपके बच्चे वहां पे आए टूरिज्म पर्पस के लिए, हम आपको बताएंगे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, वहां पे कितना
खूबसूरत माहौल है और वहां पे कितना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम आगे भी चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन महदूद वसाइल हैं। देखिए पूरा मुल्क इस वक्त मसाइल से घिरा हुआ है, इसके अंदर कोई शक नहीं। मैं बात अगर करूं, देखिए सिंध के अंदर वालिका हॉस्पिटल के अंदर जहां पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है वहां पे आवाज उठाते हैं, ना कि इस बात पे आवाज उठाते हैं कि आपके पास वसाइल कम है और वसाइल की वजह से जो इश्यूज हैं। अगर वसाइल कम है तो आपको अपने एक्सपेंस भी उसी हिसाब से कम करने पड़ेंगे, हुकूमत की शाह खर्चियां खत्म करनी पड़ेंगी। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो इतने बड़े बड़े 10-10 गाड़ियां एक एक सेक्रेटरी साहब के घर में पड़ी हुई है, उसको खत्म। जी मिस्टर साहब, तनख्वाहें तो उधर भी बहुत हैं MPs वाला की। नहीं वो पड़ेगा। आप जो है उनको प्रोविंसेस के सपोर्ट कर दिया था, लेकिन आज भी उनका स्टाफ, उनकी बिल्डिंग्स वहां पे मौजूद है। जी मिस्टर साहब, मुझे बोलना तो अपनी बारी पे चाहिए, लेकिन मैं जरा याद करा दूं कि अभी जनाब इनकी असेंबली ने, इनके PTI के अरकान ने गेस्ट हाउसेस तक और पता नहीं क्या क्या मराहत जो है वो तो कर रहे हैं, जज बना रहे हैं, जस्टिस ऑफ पीस फ्री रहेंगे, जज भी बना रहे हैं, सब वापस लेने जा रहे हैं। हाँ जी, सब वापस लेने जा रहे हैं भट्टी साहब। ये जनाब ये जब ये बात आई तब से देखिए, पहले मैं वही बात कर रहा हूं ना। राइट सर, PTI सर ठीक है सर, चिटान साहब की तरफ बढ़ना है। चीजों को कंट्रोल भट्टी नहीं कर साहब, सकते। बैरिस्टर साहब, चिटान साहब की तरफ बढ़ना है। चिटान साहब, सर भट्टी साहब तो कह रहे हैं कि आपने बजट पे भी आपने साइन की है, तो आप भी जवाब दें। साथ साथ जो है वो आपकी अपने सूबे सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है? देखिए जी, सन की जो सूरत हाल है इस पे तो चेयरमैन बिलावल साहब ने प्रेसिडेंसी में एक भरपूर पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दिया था कि हमने सन में क्या कुछ किया है, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं अगर दोबारा इसमें डिटेल में जाऊंगा तो आपका टाइम ज़ाया होगा। अगर किसी ने सुना नहीं है तो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, उसको देख सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ने, बैरिस्टर साहब ने एक बात की, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए कह दूं कि इनकी हुकूमत में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। अगर ये साबित करे कि ये यूनिवर्सिटी बनी है, इसका जितना भी जुर्माना हो मैं जिम्मेदार हूँ। एक मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है ये 13 साल में तेमरगरा के मुकाम पे, 4 अरब इस पे खर्च आया है। 2 अरब का इसके लिए सामान खरीदा गया था गैर मयारी, जो अब सारा के सारा गायब हो चुका है। और 193 में इसमें मुलाजिमीन भर्ती हुई हैं जो 60 करोड़ रुपए पर मंथ पुख्तनख्वा के खजाने से तनख्वाहों के मद में लेते हैं। लेकिन अभी तक एक तालिब इल्म इस मेडिकल कॉलेज में नहीं है। साल पूरा हो गया एजुकेशन का साल, लेकिन KPK में तालिब इल्मों को किताबें नहीं मिली हैं। 1/4 किताबें तालिब इल्मों को मिले हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी से लेकर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर है वो डिलीवेजेस की बुनियाद पे पढ़ाते हैं कि आज आपने पढ़ा दिया तो आपको आज का तनख्वाह मिलेगा, कल आप नहीं आए तो तनख्वाह नहीं मिलेगा। आज अगर आपने छोड़ दिया, किसी और महकमे में परमानेंट जॉब पे चले गए, तो दूसरा डिलीवेजेस पे आके और बच्चों को पढ़ाएंगे। और करप्शन के जो हालात है वो हम नहीं कह रहे हैं, इनके अपनी MPs, इनके अपने MNAs, इनके अपना अलीमाबाजी, इनके अपने ब्यूरोक्रेट्स, वो खुद कह रहे हैं कि किस पैमाने पे पुख्तनख्वा में करप्शन हो रहा है। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं कि हम, भट्टी साहब ये नहीं कह रहे कि आप टैक्स नहीं लगाए, हम तो कह रहे हैं कि आप टैक्स लगाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले से जो लोग टैक्स दे रहे हैं इसके टैक्स में इजाफा नहीं करो, टैक्स का दायरा वसी करो। हम सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं कि जो बोझ है वो अशरफिया पे डाल दी, जो बेनिफिट्स है वो गरीब आवाम को दे दी। हमने भी टैक्स लगाया था। मैं आपको ये बात बताऊं, शायद आप तीनों के इल्म में ये नहीं हूँ कि ये पेट्रोल लीवी जो है ये शुरुआत हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर से, और 2010 में जो सैलाब आ गए तो ये टैक्स हमने लगाया, और इससे जितने पैसे इकट्ठे होते थे
ان سے ہم سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کرتے تھے، اور اب 26 سال ہوا کہ تمام حکومتوں نے اس چیز کو جاری رکھا ہے، لیکن ہم جو پیسے ان سے اکٹھے کرتے تھے وہ غریبوں پہ لگاتے تھے۔ ہم نے 200% ملازم پیشہ لوگوں کی تنخواہوں کو بڑھایا تھا، ہم نے 150% پینشن جو ہے لوگوں کا بڑھایا تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، ہم نے مسلم لیگ کے دور میں نکالے گئے ملازمین کو دوبارہ بحال کیا تھا، تو ٹیکس ہم نے بھی لگایا تھا، لیکن وہ ٹیکس ہم نے خرچ کیا تھا غریب طبقے پہ۔ یہ مسلم لیگ کے ہمارے بھائی ایک ایکسکیوز رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، لیکن آئی ایم ایف کی 2 شرائط ہے۔ آئی ایم ایف کا ایک شرط یہ ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کرو، دوسرا شرط اس کا یہ ہے کہ اپنے آمدن میں اضافہ کرو۔ ہم آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غریبوں کے خون کو نہ چھوڑ دو، آپ نے جو کمانا ہے وہ غریب سے کماؤ، اور آپ نے جو اخراجات کم کرنے ہیں تو وہ غریب کے خرچے کم کرو۔ یہ آپ سے آئی ایم ایف نے نہیں کہا ہے۔ آئی ایم ایف کی 2 شرائط ہے، نمبر 1 یہ اپنے اخراجات کو کم کرو، نمبر 2 یہ کہ اپنے آمدن کو بڑھاؤ۔ اور میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ہم حالات جنگ میں ہیں، آپ کیا حالات جنگ میں ہیں؟ 2008 میں تو سوات سے تو پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، اور بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ عسکریت پسند یہ مارگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے ہیں اور اسلام آباد عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہے۔ ہر روز جو ہے 10 اور 5 دھماکے ہوتے تھے، لاہور میں بھی دھماکے ہو رہے تھے، کراچی میں بھی دھماکے ہو رہے تھے، ہماری جی ایس کیو کے اندر بھی لوگ گھس گئے تھے، ہمارے کامرہ کے اندر بھی لوگ گھس گئے تھے، ہمارے کراچی کا جو بیس ہے اس میں بھی لوگ گھس گئے تھے۔ ایسے حالات میں بھی ہم نے غریب عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ، ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیکس نہیں لگاؤ، بے شک آپ ٹیکس لگاؤ، لیکن ان لوگوں پہ لگاؤ جو ٹیکس دینے کے رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے سر، واپس آتے ہیں اس پہ۔ جی مجھے سر لوگوں کو تو آپ لوگ بزنس کلاس میں سفر کرنے والوں کو مراحت دے رہے ہیں، 50 کروڑ کمانے والوں کو آپ لوگ مراحت دے رہے ہیں، باہر سے گاڑی منگوانے والوں کو آپ لوگ مراحت دے رہے ہیں، لیکن سارا بوجھ جا کے پھر تنخواہ دار طبقے پہ آ جاتے ہیں تو ان کی تنخواہ کو آپ 7% بڑھاتے ہیں۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، صوبوں کو جو ان کے وسائل پہ ان کا حق ملا ہے اس کو آپ دوبارہ چھیننا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو۔ وفاق آج سے بھی کمزور ہو چکا ہے، اب بلوچستان کے حالات دیکھ لے، کشمیر کے حالات دیکھ لے، پختونخوا کے حالات دیکھ لے، اوپر سے آپ سندھ کا پانی بھی بند کرنا چاہتے ہیں، سندھ کو بھی اس حد تک پہنچانا چاہتے ہیں جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے آپ گریز کریں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ اپنا مجھے سر پی آر کا جو ہے اس کے کارکردگی کو درست بنائے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا کرے۔ اس میں سر بریک سے واپس آتا ہوں، اس پہ بات کرتے ہیں، ایک شارٹ بریک، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔